क्यों बढ़ रहे हैं यहाँ पर इतना रेट? क्या जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से रेट बढ़ रहे हैं या फिर है कोई दूसरी वजह? क्यों ये रेट इतना इंक्रीज हो गया है पिछले 3-4 सालों में? क्यों डबल ट्रिपल मार्केट अप हो गई है पिछले 4-5 सालों में? क्या वजह है? तो आइए साथियों, करते हैं आज इस टॉपिक पर बात। तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम दीपेश चौधरी और मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे और मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया है, वो अतुल्य है। आपने कमेंट करके, कॉल से जो मुझे इतना प्यार दिया है, उसका मैं विशेष तौर पर बहुत धन्यवाद करता हूं। जब आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं तो आपके लिए काम करने की चाह दुगनी तिगनी हो जाती है। फिर मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस बनाऊं, आपको अच्छी से अच्छी और सटीक से सटीक जानकारी दूं, आपको यहाँ पूरी जितनी भी है वो टाइम टू टाइम अपडेट दूं और वीडियोस मतलब रोज दूसरे तीसरे दिन नहीं, रोज एक नई वीडियो आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूँ। तो इसी बीच आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ रेट्स के ऊपर कि ये जो रेट्स हैं ये किस वजह से बढ़े हैं। आज हम उन वजहों को जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि ये रेट अभी इन फ्यूचर में कहाँ तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। मैं कोई साल 6 महीने की बात नहीं करूंगा इसमें, कोई मैं सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी या नेक्स्ट नहीं बात करूंगा। मैं आगामी 4 से 5 सालों का एक विजन उसको लेकर बात करूंगा कि आगामी 4-5 सालों में रेट कितना पहुंच सकता है और क्यों पहुंचेगा, क्या वाकई रेट बढ़ेगा या फिर नहीं। इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। और आप सभी को पता होगा कि सब लोग यहाँ यमुना अथॉरिटी में प्लॉट लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं, इस बारे में हम साथ बात करेंगे कि मतलब इतनी डिमांड में ये क्यों है। तो आइए करते हैं अपने इस टॉपिक पर बात। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि यहाँ दिल्ली से 70 से 80 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और उसके पास जो आवासीय सेक्टर हैं अथॉरिटी के, उनके रेट दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, ये आज हम जानेंगे। तो सभी को, जो भी यहाँ पर आसपास रहते हैं, सभी चाहते हैं कि वो अथॉरिटी में अपना प्लॉट लें। छोटा साइज का हो, 60 मीटर का लें, 90 मीटर का लें, 120 मीटर का, 162 मीटर का, 300 का, 500 का, यानी वो किसी ना किसी उसमें अपने आप को यमुना में रखना चाहते हैं। अगर उनके पास कम बजट है तो वो छोटे प्लॉट्स में जा रहे हैं, और कम बजट है तो 7% में जा रहे हैं, यानी वो किसी ना किसी उसमें यहाँ पर यमुना की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी क्या खास वजह है, तो इस पर हम आज बात करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो यमुना अथॉरिटी के प्लॉट हैं, ये इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि जब भी यमुना अथॉरिटी स्कीम निकालती है, 400-500 की स्कीम निकालती है, तो 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट आते हैं। अभी हाल ही में जो 1100 प्लॉट की स्कीम निकली थी सितंबर अक्टूबर में, तो उसमें 1.5 लाख प्लस एप्लीकेशंस आई थी और उनमें 1 लाख एप्लीकेशन तो वन टाइम पेमेंट वाली थी, यानी कि पेमेंट प्लान देते हैं कि आपको ईएमआई भी आप भर सकते हो और पेमेंट 1, पेमेंट 2 देते हैं ये। तो पेमेंट 1 में ये होता है कि आपको एक साथ ही प्लॉट की पेमेंट पूरी अथॉरिटी में पे करनी होगी। एक पेमेंट प्लान होता है कि उसमें आपको यानी कि तीसरे महीने, चौथे महीने उसकी एक ईएमआई जाती है, उसमें आपको देनी पड़ेगी। तो 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पेमेंट 1 का ऑप्शन चुना था, जबकि अथॉरिटी अपने काम में पीछे है। अथॉरिटी टाइम पर अपना ऑपरेशन नहीं दे पाई है। अगर मैं बात करूं तो यमुना अथॉरिटी अपना कार्य में सबसे पीछे है। जितनी भी अथॉरिटी है, टाइम पर ऑपरेशन नहीं दे पाई, टाइम पर काम नहीं कर पाई, और जो इसने अपने उसमें बात बोली थी जब ये स्कीम निकालते हैं कि हम आपको 3 साल में, 4 साल में ऑपरेशन दे देंगे, ना ही उस चीज पर रह पाई है। फिर भी लोग यहाँ पर प्लॉट लेना चाहते हैं। अभी जो इनकी स्कीम निकली थी, स्कीम में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि हम जो आपको प्लॉट का परीक्षण देंगे वो 3 से 5 सालों में परीक्षण देंगे और आपको विद इन 90 डेज यानी कि 90 दिनों के अंदर अंदर आपको पेमेंट पूरी सबमिट करानी पड़ेगी अथॉरिटी में। इसके बावजूद भी लगातार इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आई, तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहला जो इसका कारण है वो है एक एयरपोर्ट की रेट जो और जितनी जो डिमांड है वो है एयरपोर्ट की वजह से। कि भाई हर कोई है वो चाहता है कि जहां एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में आप जानते होंगे कि एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है।
यानी कि कैपेसिटी में भी और रनवे के मामले में भी। और अभी इसका फेज 1 ही बन रहा है, जिसमें कि 2 रनवे बनाकर तैयार करेंगे और जिस पर आपकी दिसंबर जनवरी में फ्लाइट वहां से उड़ेगी। तो हर कोई चाहता है कि भाई मेरा भी वहाँ जो उनके अथॉरिटी की जितनी भी जमीन है मैं वहाँ किसी ना किसी रूप में इन्वेस्ट कर पाऊँ, चाहे मैं इंडस्ट्री में कर पाऊँ या फिर रेजिडेंशियल में कर पाऊँ या फिर कैसे भी कर पाऊँ, यानी कि वो अपने आप को यहाँ पर सम्मिलित करना चाहते हैं। अब मेन बात ये है कि वो यहाँ जो आदमी इन्वेस्ट करने आ रहा है वो बेसिकली बाहर का आदमी है, यहाँ लोकल का आदमी है नहीं जो उसे सब चीज के बारे में जानकारी होगी। तो वो अपने आप को किसी भी झमेले में फंसाना नहीं चाहता, वो सिर्फ क्लियर कट टू कट अथॉरिटी की सिक्योर चीज लेना चाहता है, यानी कि कोई पंगा नहीं, कोई कुछ नहीं, मैंने प्लॉट लिया, बेशक वो 10 रुपए महंगी चीज ले ले, पर वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट चूज करना चाहता है। उसे कोई भी फ्री होल्ड या फिर ऐसी जगह नहीं जाना जहां पर इन फ्यूचर या फिर आगामी कुछ ही दिनों में या फिर कुछ सालों में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो, अथॉरिटी मना करे या फिर कुछ भी हो, वो फ्री होल्ड में जाना नहीं चाहता, वो सिर्फ एक अथॉरिटी की चीज देखना चाहता है। और जो कि अथॉरिटी का सेक्टर ही सेक्टर 18 सेक्टर 20 है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, तो एक वजह आपकी ये भी है। तो आइए बात करते हैं कि इतना रेट क्यों बढ़ा है ये पिछले 3-4 सालों से। और आपको पता होगा क्या एयरपोर्ट के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा एमिनिटीज मिल रही हैं। यहाँ पर आपको स्पोर्ट सिटी भी आपकी बनी हुई है, जो कि इंडिया में सिर्फ नोएडा में ही है, जो कि जेपी के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई थी। और अभी हाल ही में यहाँ पर मोटो जीपी की रेस हुई है। यहाँ पर 1000 एकड़ में आपकी फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है, जिसमें 780 एकड़ में फिल्म सिटी बनेगी और 220 एकड़ में उसका कमर्शियल हब बनेगा। और जिसका फेज 1 में 230 एकड़ में बॉनी कपूर जो है वो और आपका भूटानी ग्रुप जो है वो मिलकर इस फिल्म सिटी को तैयार कर रहे हैं, उनको इसका टेंडर मिल चुका है और आसपास इंडस्ट्री एरिया भी डेवलप हो रहा है। तो एक वजह है। तो पहले चीज जानते हैं कि एक किसी भी जगह का रेट आखिर बढ़ता क्यों है, इंक्रीज क्यों होता है। पहले इस चीज को जानते हैं, यानी कि रेट बढ़ता क्यों है, किस पॉइंट से। मैं यमुना की बात नहीं कर रहा, मैं कहीं और की बात करूं, कोई और जगह है तो वहां क्यों रेट बढ़ेगा। देखो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। जहां जिसकी डिमांड ज्यादा होगी वहां रेट स्वाभाविक रूप से ज्यादा बढ़ेगा। अब लोग यहाँ पर चीज लेने आते हैं तो वो सबसे पहले प्रेफर करते हैं अथॉरिटी की चीज को, कि अथॉरिटी की चीज मिल जाए, एक सेफ चीज मिल जाए तो हम यहाँ पर प्लॉट ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं इसी के साथ साथ, तो यमुना से जुड़े एक अलीगढ़ में भी छोटी सी अथॉरिटी है, जो अलीगढ़ में कुछ प्लॉट है, बुलंदशहर में भी कुछ छोटी सी अथॉरिटी है। यहाँ पर इतना रेट क्यों नहीं बढ़ा, ये भी तो एयरपोर्ट के आसपास वाली जगह है। बुलंदशहर एयरपोर्ट से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर है और अलीगढ़ तो बिल्कुल एयरपोर्ट के पास ही है। तो मतलब तेजी आई है, तेजी वहां भी आई है, मैं ये नहीं कर रहा कि वहां रेट नहीं बढ़ा, वहां रेट बढ़ा है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो आपको 300 मीटर का प्लॉट मिल रहा है वो 2 करोड़ में मिल रहा है, और मैं कहूँ कि सर मैं आपको बुलंदशहर में ना 1 करोड़ में 500 मीटर जगह दिलाता हूँ, मैं अलीगढ़ में आपको 1 करोड़ में 500 मीटर जगह दिलाता हूँ, तो आप वहां पर मुझसे 1 करोड़ में 500 मीटर जगह नहीं लेंगे। आप कहेंगे सर मुझे आप 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ में यमुना में अच्छी लोकेशन का कोई प्लॉट दिला दो, कॉर्नर पार्क, 500 मत दिलाओ, आप मुझे 300 दिला दो। तो क्यों है ये डिमांड में। तो सबसे पहले जो रेट का जो मेन कारण बढ़ने का होता है वो होता है एक डिमांड का। फिर दूसरा होता है एमिनिटीज का, कि वहां पर क्या क्या चीजें आ रही हैं। अगर मैं बुलंदशहर की बात करूं, अलीगढ़ की बात करूं, आसपास की जो भी ये छोटी अथॉरिटी हैं उनके भी अपने द्वारा बनाए गए रीजनल सेक्टर हैं, उनकी बात करूं तो उनके आसपास इतनी एमिनिटीज नहीं है जितनी कि यमुना अथॉरिटी आपको दे रही है। आपको एक चौड़ी रोड दे रही है, आपको वेल डेवलप पार्क दे रही है, आपको पूरा एक काम करके दे रही है, वेल मेंटेन करती है सब चीज को। फिर दूसरी चीज आ जाती है कि जहां आप प्रॉपर्टी सर्च करने जा रहे हैं, जहां भी आप प्लॉट ले रहे हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि मतलब आप जहां आप रह रहे हैं वहां से और जहां आपने प्रॉपर्टी ली है वहां एक डिस्टेंस मतलब ऐसी हो जहां पर हम इजीली जा सके, यानी कि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो हमें आने जाने में। अब जैसे यमुना अथॉरिटी है, इस चीज में फिट बैठती है ये। इसमें क्या है, अगर आप कहीं भी रहते हो, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, तो आपको आपके पास वेल मेंटेन एक्सप्रेस वे है यहाँ तक पहुंचने में। आप अगर दिल्ली नोएडा रहते हैं तो सीधा नोएडा ग्रेट नोएडा एक्सप्रेस वे से यमुना एक्सप्रेस वे सीधा आप यहाँ उतरते हैं। जहां आधे प्रॉपर्टी ले रहा वो सोचता है उसके आसपास और कुछ ऐसी वजह हो कि जब मैं यहाँ पर रहने लगूं तो मुझे मतलब आसपास की चीजों को देखकर आनंद आए, यानी कि चीजें बहुत आसपास हो। तो स्पोर्ट सिटी यहाँ पर पास में है।
फिल्म सिटी यहाँ पर पास में है। नोएडा में एक छोटी फिल्म सिटी है और वहां के आसपास के सेक्टर के रेट आपको पता होंगे कि वहाँ 4 से 5 लाख का भी रेट है। तो एक वजह ये भी है कि अथॉरिटी के द्वारा दी गई यहाँ पर एमिनिटीज कि फिल्म सिटी भी, आपका स्पोर्ट सिटी भी, आपका इंडस्ट्री भी, और आपका जो धनौरी में वेटलैंड भी बनना है, यानी कि चिड़ियाघर भी बनना है। तो बहुत सारी चीजें आ रही है। फिर लोग ये चीज देखते हैं कि भाई ठीक है, हम प्रॉपर्टी लेते हैं और इन केस हमें 4 से 5 साल वहां शिफ्ट भी हो तो वहां आसपास मतलब कुछ इंडस्ट्री वगैरह ऐसी हो जहां हम अपना काम वाम डाल सकें या अपनी कुछ कंपनी वगैरह डाल सकें, कुछ फैक्ट्री डाल सकें। तो यमुना में एक हर चीज वेल सेटल्ड है। बुलंदशहर, अलीगढ़ बात करेंगे तो वहां आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया आपका यमुना में ही है। देखो, ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है कि लोग अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। अगर कोई फैक्ट्री लगी तो वो कितने लोगों को रोजगार देगी? रोजगार देगी, साथ में वो नियर बाय डिस्टेंस देखेंगे अपने रहने के लिए कि हमें कोई नियर बाय डिस्टेंस हो। उसमें फिर कम्युनिटीज आ जाती हैं, एक लेबर क्लास आ जाती है, एक मिडिल क्लास आ जाती है, एक अपर क्लास आ जाती है, एक हायर अपर क्लास आ जाती है, एक जो जिसकी फैक्ट्री होती है वो आ जाती है, और सब अपने अकॉर्डिंग चीजें ढूंढते हैं। यानी कि आपको थोड़ा सा वो लगेगा कि मैं कम्युनिटीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी है। जो एक हायर कम्युनिटी है वो हायर कम्युनिटी में रहने की सोचेगी, ना कि लो में। और जो लो कम्युनिटी है वो हाई कम्युनिटी को अफोर्ड नहीं कर पाएगी, इस वजह से वो लो कम्युनिटी में रहेगी। और यमुना में इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा है कम्युनिटीज का। अगर आपके 300 मीटर के प्लॉट है तो वहां पर सिर्फ 300 मीटर का ही साइज है, उसके अलावा छोटा साइज नहीं है। अगर आपके पास बड़ा साइज है तो वहां बड़ा साइज है। जैसे कि सेक्टर 20 देखिए आप, वहां पर 9 पॉकेट है 300 स्क्वायर मीटर के, तो उनमें सिर्फ 300 स्क्वायर मीटर का ही साइज है। 5 पॉकेट एक साथ है 500 स्क्वायर मीटर के, तो वहां आसपास 500 मीटर का ही साइज है। 1000 मीटर का तो वहां 1000 मीटर का साइज है। यानी कि इन्होंने सबकी एक ना कम्युनिटीज वो अलग बनाई हुई है कि भाई हायर रैंक, वो जो 500 मीटर भाई वो ज्यादा कॉस्टली है तो उसे हायर रैंक खरीदेगी, तो आपके लिए है। उसमें कोई वो नहीं है कि भाई 500 का, ऐसे कि यहाँ 300 का, यहाँ 500 का, यहाँ 300 का, यहाँ 500 का, नहीं, अलग अलग से। ऐसी सेक्टर 18 में किया इन्होंने, 26 पॉकेट इनके 300 स्क्वायर मीटर के हैं। अब इन्होंने 2 से 3 पॉकेट जब इन लगातार यहाँ पर ये हुई कि सर हमें छोटे प्लॉट भी, मतलब अथॉरिटी में लोगों ने एप्लीकेशन डाली कि छोटे प्लॉट भी हो, छोटे प्लॉट भी हो, तब अथॉरिटी फिर छोटे प्लॉट की स्कीम निकाली जिसमें 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर की आई। तो इन्होंने ये एक तरफ रखा, अलग रखा। सेक्टर 17 में इन्होंने छोटा साइज रखा, 3 पॉकेट है, ए बी सी। पॉकेट ए 200 स्क्वायर मीटर का, पॉकेट बी 162 स्क्वायर मीटर का, पॉकेट सी आपका 120 मीटर का। ऐसे इन्होंने सेक्टर 16 में रखा है। सेक्टर 16 में इन्होंने 300 मीटर का एक अलग से पॉकेट रखा है, पॉकेट जी, वरना वहां भी छोटे साइज है। ऐसे सेक्टर 18 में उस तरफ सेक्टर 17 की तरफ ही, जो 130 मीटर रोड है उसके पास ही, इन्होंने 7D 7E पॉकेट रखे हैं जहां पर छोटे साइज है आपके 300 मीटर से थोड़ा सा अलग हटने के साथ साथ। तो इन्होंने कम्युनिटीज का बहुत अच्छा ध्यान रखा है हर किसी की। जो उन्होंने ग्रेटर नोएडा में थोड़ी गलती कर दी थी कि एक ही सेक्टर में, एक ही पॉकेट में उन्होंने 2 बड़े साइज और छोटे साइज आमने सामने कर दिए थे, तो वो गलती इन्होंने सुधारी है। और साथ ही एयरपोर्ट के पास एक इंडस्ट्री हब बना रहे हैं ये अलग अलग, यानी कि लेदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग सेक्टर है, वेयर हाउसेस के लिए अलग है, और टेक्सटाइल्स के लिए अलग है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग है, यानी कि टॉय सिटी के लिए अलग है। यानी कि हर किसी का एरिया ना इन्होंने अलग से डिवाइड किया है। कोई इन्होंने मिस वो नहीं करा है कि इसमें ये कर दिया, इसमें ये कर दिया। यानी कि प्लानिंग के साथ इन्होंने सिटी को डेवलप किया है। और ये योगी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसमें टोटल आपके 8 रनवे बनाए जाएंगे। अभी फेज 1 में तो सिर्फ 2 रनवे बनकर तैयार होंगे, 2 रनवे के साथ ही ये यहाँ पर कार्यरत करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर इसको 8 रनवे तक बात करी है। और आसपास का जितना भी एरिया है, जितना भी मतलब आपका ये यमुना में आता है, योगी जी ने इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया है। चाहे यहाँ की इंडस्ट्री हो, चाहे यहाँ का रेजिडेंशियल हो, चाहे यहाँ की और कुछ चीजें हो। और इन्होंने आपने जब आप आते हैं इधर घूमने की तरफ, और अगर आप सर्विस एक्सप्रेसवे से आएंगे तो आपको चीजें दिखाई नहीं देंगी। अगर आप सर्विस रोड से आते हैं तो जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से आगे आप आते हैं, और जो आपको लेफ्ट हैंड में जो जंगल दिखता है, वहां पर इन्होंने नाइट सफारी भी प्लान की थी। यानी कि खुले नाइट सफारी का मतलब आप सभी जानते होंगे, तो नाइट सफारी भी इन्होंने यहाँ पर
प्लान की हुई है, वो भी प्रपोज्ड है। उसका भी आगामी 2 से 3 सालों में, 4 से 5 सालों में उसका भी इनॉग्रेशन देखने को हमें मिल सकता है। तो कुल मिला के बात जो है वो ये है कि जो रेट जो यहाँ पर बढ़ा है वो कोई हवा में रेट नहीं बढ़ा है, यहाँ की चीजों को देखते हुए रेट बढ़ा है। बेशक जमीन में ग्राउंड लेवल पर उन्हें आने में चीजों का भी टाइम लगेगा, लेकिन जो मैप जो पूरा एक बन के तैयार हुआ है, जो एक पूरा आपका लेआउट प्लान बन के तैयार हुआ है, और जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं वो अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि अथॉरिटी यहाँ पर क्या क्या चीजें ला रही है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन नहीं रहना है, उन्होंने आज के दिन बिल्कुल भी नहीं रहना है। तकरीबन 5 से 8 सालों के बीच में यहाँ पर रिहाइश देखने को हमें मिलेगी। अभी बेशक हम सोच रहे हैं कि भाई अभी 3-4 सालों में यहाँ पर रिहाइश आ जाएगी, और रिहाइश जो आएगी वो स्टार्टिंग में जिनके यहाँ ऑफिस हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो रहने लगेंगे धीरे धीरे, या फिर जो यहाँ पर लेबर वगैरह काम कर रही है वो रहने लगेगी धीरे धीरे चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आने में यहाँ पर अभी 7-8 साल का समय है, जो एक प्रॉपर ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, हर चीज की व्यवस्था होगी, सब चीज की व्यवस्था होगी। तो जो भी इन्वेस्टर आता है ना वो पूरी वर्किंग के साथ आता है, और पूरी वर्किंग करके आता है कि भाई हाँ मैं यहाँ पर ये अपना जो 2-2.5 करोड़ रुपए है वो यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे 2 से 3 साल या 4 से 5 साल में क्या रिटर्न मिलेगा, अथॉरिटी मुझे कितना करके देगी, अथॉरिटी कितना मुझे कार्य, मतलब अगर मैं कोई प्लॉट आज ही रेट में लेता हूँ तो मुझे कितना उसकी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। और लोगों को अथॉरिटी पर भरोसा भी है। अथॉरिटी बेशक अपने काम में थोड़ा सा पीछे हो जाती है पर उस काम को कभी भी अटकाती नहीं है, यानी कि अगर आज की डेट में कोई किसी प्लॉट का परेशान नहीं है तो वो जो अलॉटी है ना वो निश्चित है। कुछ अलॉटीज ने एप्लीकेशन वगैरह लगाई है, लेकिन कुछ अलॉटी निश्चित है, उन्हें पता है कि साल 6 महीने का समय अथॉरिटी और लेगी, लेकिन कार्य को पूरा एक डेवलप करके ही हमें देगी, हमें बीच में नहीं छोड़ देगी कि भाई आपका आधा प्लॉट है अब छोड़ो कोई नहीं। जैसे बिल्डर होता है ना, बिल्डर कोई कुछ करता है चीज, अब वो अगर उसकी प्रॉब्लम आ जाती है, वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो अपने प्रोजेक्ट को वहीं रोक देता है, लोगों का पैसा वहां फंस जाता है। तो अथॉरिटी में इस चीज से बचाव होता है, अथॉरिटी पर लोगों को भरोसा है कि अथॉरिटी का प्रोजेक्ट कभी बीच में नहीं रुकेगा। और कुछ छोटे मतलब कुछ 1-2 पॉकेट है, उनकी वजह से तो अथॉरिटी बिल्कुल अपना इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बिगाड़ेगी। और अगली वीडियो जो बनाऊंगा मैं वो उन पॉकेट के ऊपर होने वाली है जो कि शिफ्टिंग में चल रहे थे, तो उनके बारे में बताऊंगा कि उनका भी क्या हाल अपडेट आया है, क्या वो शिफ्ट होंगे या फिर शिफ्ट नहीं होंगे, उनकी क्या प्रोसेस चल रहा है। तो अगली वीडियो जो रहेगी मेरी उस बारे में होने वाली है। और इसी वजह से यहाँ पर रेट जो आपका बढ़ रहा है कि जहाँ का इन्वेस्टर है वो एक प्रॉपर वर्किंग के साथ आ रहा है और उसे प्रॉपर यमुना अथॉरिटी पर विश्वास है कि ये हमें जल्द से जल्द प्लॉट हमें लगाकर दे देंगी। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।